हेलो फ्रेंड्स, टेंथ मैथ एक्सपर्ट क्लासेज 0.3 में आपका स्वागत है। तो हम लोग अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, तो कार्बन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्लास 10th का साइंस में चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, ठीक है। कार्बन और उसके यौगिक। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर जो था वो क्वेश्चन नंबर कितना तक हम लोग देख लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग देख चुके थे। ये जो है अभी 15 हम बताने वाले हैं। 14 का एक झलक यहाँ देख लीजिए। 14 का कल हम बता चुके हैं ये सब ठीक है। तो अभी जो हम लोग बनाने वाले हैं और इसका जो लैंग्वेज देखने वाले हैं वो 15 का, ठीक। तो 15 में देखिए आप लोग क्या है, तो हाइड्रोजनीकरण है। हाइड्रोजनीकरण जो है आपको इसका डेफिनेशन याद करना होगा, ठीक है। और इसका क्या क्या औद्योगिक उपयोग है उसको भी लिखना है। तो ये क्या है, एक अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसने हाइड्रोजन के योग को दिखाया है। तो यहाँ यह क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। यहाँ दिया है आप लोगों को इथाइन। देखिए इथाइन क्या होता है, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन होता है, ठीक है। एल्केन एल्कीन एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड वाला आ रहा है। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाता था, इथाइन में 2 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड, एक एच इधर एक एच इधर। क्यों, 3 कार्बन का यहाँ 3 है। देखिए इसमें ये 3 बीच में है, 3 और 1 4 हो जाएगा। इसमें भी 3 और 1 4 हो जाएगा। तो इसका कंप्लीट हो गया। कार्बन का बैलेंस कितना होता है, 4 होता है। तो ये कंप्लीट, ये होता है हम लोग का इथाइन। उसमें डाला है CH2। और इसमें क्या बोला, हाइड्रोजनीकरण किसको कहते हैं, हाइड्रोजन के योग को, यानी हाइड्रोजन को जब हम लोग जोड़ देते हैं उसी को बोला जाता है हाइड्रोजनीकरण। तो इसमें PD की उपस्थिति में इसमें ये H जोड़ दिया तो ये CH2 में ये CH3 हो गया। CH2 इसमें जोड़ दिया CH3 हो गया। और इसमें जोड़ दिया तो CH3 फिर ये भी हो गया, यानी दोनों क्या हो गया, CH3 हो गया, ठीक। तो ये आपका हाइड्रोजनीकरण हो गया। इसमें हाइड्रोजनीकरण का जो उपयोग बताया है, इसमें तेल वसा में इसको यूज किया जाता है। जो संतृप्त वसा होता है, वनस्पति घी वगैरह होता है, बनाने वाले उद्योग में लगाया जाता है। खाद्य तेल का यदि हम लोग हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो उसमें निकेल की उपस्थिति में वह वनस्पति घी बनता है। यही वाला आपको इसमें दिखाना है। तो ये आपको याद करना होगा, ये पूरा कंप्लीटली रूप से याद करने जैसा ही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में क्या है, इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल कैसे बनाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग बना के देख सकते हैं। सबसे पहली बात, इसमें जो एप्लीकेशन डाला जाएगा, कहने का मतलब इसमें जो रिएक्शन करने के लिए जो बेस डाला जाएगा वो KMnO4 डाला हो जाएगा, ठीक। तो इथेनॉल को जब क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में गर्म करें, उसका ऑक्सीकृत कराया जाता है तो उससे एथेनोइक अम्ल बनता है। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे होता है। जैसे आप लोग पीछे हम इसे बताए थे, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें यूपेग नाम करके है। तो इसमें क्या है, एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल दिया। सबसे पहले ईथ क्या होता है, ईथ 2 कार्बन वाला बोला जाता है। तो यहाँ इथेनॉल दिया है। और ऑल जो होता है OL वो एल्कोहल में होता है, यानी ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल में ये ईथ का C2H5 होगा और ऑल का OH, यानी ये होता है इथेनॉल। तो यहाँ C2H5, इथेनॉल को हम लोग लिखेंगे C2H5, ठीक है। C2H5OH। और इसमें हम लोग KMnO4 डालने वाले हैं, जिसकी उपस्थिति में जब हम इसको हीट करेंगे, जब इसको हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। जब हम गर्म करेंगे तो ये क्या बनाएगा, तो ये एसिड बनाएगा, ठीक है। तो एसिड किससे बनाएगा, तो इसमें देखिए ये CH3 रह जाएगा। इसको जो है हम एथेनॉल दिया है, एथेनॉल में इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। ये CH3 और CH2 में तोड़ लिए, इसको जोड़ देंगे तो C2H5 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा फैला दिए, ये OH हो गया। आप लोगों को पहले बताए भी हैं कैसे होता है। एक CH3 होता है और एक C2H5 होता है। ये अल्काइल होता है, अल्काइल दोनों होता है, लेकिन इसका नाम मिथाइल होता है और इसका नाम इथाइल होता है, ठीक। तो इसमें OH जब करेंगे और KMnO4 में NO4 की उपस्थिति में जब इसको हम हीट करेंगे तो ये हमें क्या देगा, तो एसिड प्रदान करेगा। वो क्या होगा, ये OH जो है नेगेटिव, एक H को लेकर ये H2O बाहर चल जाएगा। H2O बाहर चल गया, ऑक्सीकृत हो गया पानी में। बचा यहाँ क्या, तो यहाँ बचा CH3, C और डबल O में H, इसको ऑक्सीकृत किया जाता है, इसमें O2 होता है, इसलिए यहाँ डबल O और H आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह करके इसको, मतलब आपको देखिए रिएक्शन यदि हम इसमें बताने जाएंगे आप लोगों को तो क्या होगा, वीडियो बहुत बड़ा बनते चल जाएगा। और ये एक चैप्टर को यदि हम कंप्लीटली रूप से रिएक्शन हर एक बताने लगे तो फिर वो 10th रह ही नहीं जाएगा, तब फिर वो जो है वो 12th बन जाएगा, ठीक है। ये सब रिएक्शन जो है आप लोग को 12th में बहुत अच्छी तरह से बताया जाता है और सब बताएगा। इसमें कुछ गिना चुना सवाल होता है जिसमें आप लोगों को डायरेक्ट देख लेना कि रिएक्शन हाँ इसको डालने पर ये बनता है, तो बस उतना ही करना है। यदि अब रिएक्शन सब बताने चल जाएँ तो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और वक्त भी कम बचा है।
तो इसको कुछ यही सब आता है जो यहाँ दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन, इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल कैसे बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन इसका बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें K2CrK2O7 भी डाला जाता है इसमें। ठीक है, तो इसको हम एक ही यहीं जो दिखाया था वही हम भी दिखा दिए, इसमें अलग नहीं किए। दूसरा इसमें यदि देखें तो दूसरा देखिए इसमें, अब दूसरा है 16 हो गया। 17 नंबर देखिए, एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अब इसको एथेनोइक अम्ल को हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण सोडियम एथोनेट कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो बाहर हो जाता है, ये ऑक्सीकृत हो जाता है, और इसमें ये जो बनता है लवण वो सोडियम एथोनेट बनता है, जो ये बना है। मतलब आप यदि एथेनोइक अम्ल में Na2CO3 डालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, CH3COONA हो जाएगा। इसमें भी होता है कि CO2 यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, जिसमें ये H2O जो है वो बच जाता है, यहाँ H ले लेता है, तो इस तरह करके H2O निकाल देता है, और Na जो है ये H इस जगह जब फिल करता है, इसको जब हटा देता है तो इसमें Na यहाँ जाके फिर शिफ्ट हो जाता है, तो इसका बड़ा सा एक रिएक्शन बनता है। तो उसका भी हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसको कुछ गिना चुना 2-4 सवाल होता है जो आप लोग डायरेक्ट इसको देख लीजिएगा। इसका डबल एप्लीकेशन इसको लिखना होगा, CH3 में 2 लगाना होगा इसमें, ठीक है, तब ये बड़ा सा बनेगा उतना, तो उस सब भी हम नहीं बनाने वाले हैं। तो इस इतना ही आप जान लीजिए, CH3COOH डाल देंगे तो यहाँ Na है, सिर्फ Na यहाँ लगा देना है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देना। जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल दिया है H2O, दोनों बाहर कर दीजिए, और COO Na सिर्फ लगा देना है इसमें, यही बन जाएगा आप लोगों का सोडियम एथोनेट। ठीक है, इसमें भी Na कर दिया, इसमें H हटा दीजिए, Na जोड़ दीजिए, और H2O CO3 बाहर कर दीजिए, दोनों में सेम है, कुछ अलग नहीं है। ये डायरेक्ट आप लोगों को याद रखना, 2-4 बार बनाइएगा, सेम हो जाएगा। सिर्फ N यहाँ रख देना, H की जगह H हटा देना, H2O बाहर, CO2 भी बाहर, इस तरह करके बाहर कर देना। ठीक है, तो 17 नंबर हो गया। अब 18 नंबर में हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम 7-8 लेक्चर हमको लगता है करीब बना चुके हैं, और एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी टोटल चैप्टर 16 है। ठीक है, तो हमको थोड़ा स्पीडली रूप से इसी तरह करके बताना होगा। इसमें यदि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत ऐसा स्टूडेंट है उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, उसको बोरिंग लगने लगेगा, फिर उसको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो हम उतना में अभी नहीं गहराई में जाना चाहते हैं। ठीक है, जो काम का चीज़ है आप देखिए उसमें वीडियो में जो रेगुलर डाल रहे हैं, यदि कोई अभी पहला वीडियो देख रहे हैं तो उसमें हम जो काम का चीज़ है उसको हम बताते चल रहे हैं। जैसे हम एल्केन एल्कीन अल्काइन बता दिए जो कोई नहीं बताता है, उसके बाद इसमें बता दिए एल्डिहाइड एल्कोहल एसिड बता दिए, क्लोरीन वाला बता दिए, ठीक है, और इसमें फिर कीटोन भी बता दिए हैं। तो ये सब बता दिए कैसे होता नहीं होता, एक अलग उसका वीडियो बना के हम बता दिए। तो इसमें जो है हम इसी तरह इसको बताने वाले हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गहराई में हम नहीं जाने वाले। ठीक है, तो और इसी तरह आपको भी पढ़ना है। इधर उधर ज़्यादा यूट्यूब पर यदि भटकिएगा, अभी देखिए टाइम वेस्ट हो रहा है थोड़ा, इतना बोल रहे हैं तो इधर उधर यदि भटकना है तो फिर दिक्कत है आप लोगों के लिए। बस इसी तरह करके यही 2-4 जो है गिना हुआ सवाल है, उसके बाद कुछ अलग नहीं आने वाला है। ठीक है, एग्जाम में सेम यही तीनों में से कोई एक क्वेश्चन उठ के आने वाला है। 16 नंबर 17 नंबर 2 में से कोई एक आने वाला है, आप ध्यान रखिएगा, हमें भी बोल दिए। ठीक है, 18 में देखिए, 18 में साबुन क्या है। साबुन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों के नाम लिखिए। अब इसमें कच्चा पदार्थ क्या होगा, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH। ठीक है, या उच्च वसा वाले अम्ल जो है, उच्च वसा अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम के लवण को साबुन के निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ निम्न है। ये सब चीज़ जो बताया इसका डेफिनेशन आप रट लीजिएगा इसको। उसके बाद इसमें साबुन के लिए जो उपलब्ध कराएगा कच्चा पदार्थ, उसमें एक वनस्पति तेल होता है, ठीक है, उसमें वसा, तेल में वसा पाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। सोडियम क्लोराइड होता है जिसमें NaCl होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH होता है। आप इस तरह भी लिख दीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, आपको नंबर कंप्लीटली एकदम रूप से मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होता है। सबसे पहली बात कि साबुन क्या है और अपमार्जक क्या है। तो साबुन जो होता है वो साबुन होता है, अपमार्जक जो होता है वो निरमा होता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है इसमें कि ये साबुन और निरमा में क्या अंतर है। देखिए सब कोई को यदि नहीं समझ में आए तो आप डिटर्जेंट समझ सकते हैं। ठीक है, निरमा को बोला जाता है डिटर्जेंट, तो उसी का इसमें क्या दिया कि दोनों में क्या अंतर है। तो साबुन क्या होता है, ये लंबी श्रृंखला वाले अम्लों में जो सोडियम और पोटासियम का लवण होता है, नीचे भी हम लोग पढ़े, सोडियम और पोटासियम के लवण को ही क्या कहते हैं हम लोग, साबुन कहते हैं। और इसका ये इसमें यूज किया जाता है साबुन में। इनका आयनिक भाग जो होता है COONA होता है, समूह में आता है। जो एसिडिक होता है COO किस में आता है, एसिड में आता है, तो एसिडिक अम्ल में होता है। जो कठोर जल में इनकी कार्य क्षमता घट जाती है, कोई कोई जगह जो होता है कठोर जल, ये तो हो गया कि इनका आयनिक भाग COONA समूह में होता है। ठीक है, ये एसिडिक होता है। अब इसमें दिया कठोर जल में इनकी कार्य क्षमता घट जाती है। कठोर जल होता है, कठोर जल कहीं कहीं देखिए, कठोर जल जहाँ होता है उसमें जो है साबुन कम झाग करता है,
फैन उतना नहीं होता है, ठीक है। तो वही इसमें बोला है कि इसमें जो है इसकी कार्य क्षमता घट जाती है। वो इन्हें पानी में घुलने में समय लगता है, पानी में जल्दी घुलता नहीं है, बायोडिग्रेडेबल है, जिसे सोडियम स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं, हाँ स्ट्रेट है, सोडियम स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट क्या होता है, लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक एसिड होता है जिसमें सोडियम और पोटासियम का लवण इसमें भी होता है। उनके पास आयनिक में SO3 जो सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट हो के समूह में होता है। कठोर जल उनकी दक्षता को प्रभावित नहीं कर पाता, इसमें कोई भी किसी भी तरह का जल हो, ये जो है निरमा उसमें आसानी से घुल जाता है, उसमें इसको कोई प्रभावित नहीं कर पाता है, और यह जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सोडियम लोरेल सल्फाइड, इसका एक उदाहरण दे दिया इसमें, इसका आपको एक उदाहरण याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 19 नंबर। 20 नंबर में क्या दिया है देखिए, जल का कोई नमूना कठोर है कि मृदु, यह जानने के लिए आप साबुन और डिटर्जेंट में किसका चुनाव करेंगे और क्यों। यदि आपसे पूछा जाए कि आपको साबुन और निरमा में से कौन आपको अच्छा लगता है यूज करने में, और अच्छा लगे या ना लगे वो अलग की बात है, यदि आपको दोनों में बोला जाए तो उसमें आप किस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा, किसको मतलब आप चुनिएगा कि हाँ हमको ये चाहिए, और क्यों उसको चुनिएगा। तो साबुन का जो होता है, क्योंकि साबुन कठोर जल के साथ आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता है, जबकि डिटर्जेंट कठोर जल में मृदु जल के साथ आसानी से झाग उत्पन्न कर लेता है। साबुन का कहने का मतलब ये कठोर जल कहीं यदि रहता है सॉफ्ट जल में ठीक है, लेकिन कठोर जल में ये जो है आसानी से झाग नहीं करता है, हम साबुन रगड़ते रह जाए झाग नहीं निकलता है। लेकिन जब डिटर्जेंट की बात आए तो उसमें वह कठोर पानी रहे या फिर मृदु जल में जो आसानी से झाग निकलने वाला सॉफ्ट पानी रहे, दोनों में ये झाग निकल जाता है। इसलिए अब इसमें देखते हैं, इसलिए साबुन की तुलना में यहाँ बता दे रहे हैं, इसलिए साबुन की तुलना में जो है वो डिटर्जेंट बढ़िया है, लेकिन ये जो है हम लोगों के भूमि के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता नहीं होता ऊपर में बता दिए हैं, अभी इतना ही जानिए इसमें कि निरमा का हम लोग को कम से कम यूज करना चाहिए, लेकिन कोई मानता थोड़ी है, वो तो करता है, और आप लोग भी कीजिए। बताने के टाइम में बता दिए लेकिन इसको काट भी दिए, ठीक है। हम लोग भी खुद कर लेते हैं कभी कभी, गाँव घर में तो वैसे ही होता है, निरमे में सब कपड़ा भराया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन हम बताने से पहले, ठीक है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन को देखिए आप लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चन जितना था और ऑब्जेक्टिव जितना था टोटल हम बता दिए, ठीक है। ये जो है अब आप लोगों का VVI चलेगा, क्योंकि एक 5 नंबर का इसमें आता है। यदि सिलेबस नहीं चेंज हुआ तो इसमें एक 5 नंबर सिलेबस चेंज हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। यदि इस चैप्टर में आप लॉन्ग पढ़ने वाले हैं तो एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग से मिलेगा, ठीक है। कौन वाला आएगा इसको हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग में 5 नंबर का आता है इसमें। अब इसमें देखिए हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। पीछे हम लोग पढ़े भी इसको कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से जो यौगिक बनता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। ये दे दिया CH4, कार्बन हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। इसको हाइड्रोकार्बन क्या है इसका डेफिनेशन हो गया। अब संतृप्त क्या है और असंतृप्त क्या है इसको देखना है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें केवल एक सहसंयोजक बंधक होता है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। चेन यदि बताएंगे CH3, जैसे यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 फिर CH3, यहाँ तक बंद यदि कर देंगे, इसमें 1 सिंगल बॉन्ड होता है। वही बोल रहा है कि संतृप्त में जो है 1 सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन्स फैमिली का होता है, ये क्या होता है, एल्केन्स फैमिली का होता है, सिंगल बॉन्ड एल्केन होता है, ठीक है। कार्बन की मात्रा कम और हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है, जिसमें कार्बन 3 है और हाइड्रोजन आपका 3 3 6 2 8 है। अब कम प्रतिक्रियाशील, लेकिन यह जो है थोड़ा नॉर्मल होता है, कम प्रतिक्रियाशील होता है। हवा में जलने से नीली बिना कालिक वाली लौ निकलती है। कार्बन और हाइड्रोजन को इसमें जब जलाया जाता है तो ये जब हवा में जलता है, देखें थोड़ा सा उसमें नीली टाइप का होता है, मोमबत्ती वगैरह में दिखता है, उसको देखिएगा आप लोग, ठीक है। लौ में उसका जो लौ होता है, आग जो निकलता है उसी को लौ बोला जाता है। आमतौर पर जीवाश्म पौधे पशु सामग्री से प्राप्त किया जाता है। ये जो हाइड्रोकार्बन है इस सब से प्राप्त किया जाता है। जीवाश्म पौधे पशु सामग्री जब सड़ गल जाते हैं उससे बनता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कई सहसंयोजक बंधन से बनते हैं। इसमें एल्केन नहीं होता है, सिर्फ एल्काइन और एल्कीन एल्काइन दोनों होगा, ठीक है। इसमें एल्कीन एल्काइन दोनों होने वाला है। तो देखिए इसमें दूसरा में क्या है, एल्कीन्स और एल्काइंस और सुगंधित हाइड्रोकार्बन शामिल होते हैं। जब ये सहसंयोजक बंधनों वाले हाइड्रोकार्बन हैं, कई दे दिया है, कई मतलब क्या है, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी, ठीक है। तो इसमें ये हो गया कार्बन की मात्रा अधिक और हाइड्रोजन की, इसमें भी जो है कार्बन की मात्रा अधिक और हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा अधिक हो रही थी लेकिन इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है, डबल बॉन्ड हो जाने के बाद कम हो जाता है, ठीक है। कार्बन की मात्रा हो गया इसमें अब अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, ये जो है इसकी तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। हवा में जलने से पीली हो जाती है, और ये जब हवा में जलता है इसका पीली हो जाता है, काली हो जाता है, ज्वाला निकलती, पीली काली ज्वाला निकलती है, जिसको हम लोग जैसे कोयला वगैरह जलाते हैं उसमें देखिए
उसमें क्या निकलता, काला धुआं निकलता। उस तरह इसका वही एग्जाम्पल दिया है उसमें। ये आमतौर पर पौधे से प्राप्ति, ये भी पौधे से प्राप्ति किया जाता है, ठीक। फिर यहाँ देखिए आपका इसमें 1 नंबर तो हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखना है लॉन्ग में, आप लोग लिख भी लीजिएगा इसको, ठीक है, ताकि याद करने में आपको दिक्कत ना हो। कार्बन से अत्यधिक यौगिकों के निर्माण का क्या कारण है? कार्बन में अत्यधिक यौगिकों की रचना करने के कारण अनेक हैं, जिनमें प्रमुख कारण इस प्रकार है। कार्बन यौगिक में श्रृंखला बनाने गुणों का होता है। श्रृंखला बनाने का काम जो होता है वो गुणों का होता है कार्बन यौगिक में। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की जो वैलेंसी बोलते हैं हम हमेशा, ये वैलेंसी का ही मतलब इंग्लिश हिंदी होता है, ठीक है। हम संयोजकता जो बोलते हैं, वैलेंसी जो बोलते हैं वो संयोजकता होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? 4 होती है। कार्बन के परमाणु आपस में तथा दूसरे तत्वों के परमाणु के साथ एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध सब बनाते हैं। कार्बन जो है एकल बंध भी बनाता है, द्विबंध भी, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है। और इसके साथ ये जुड़े होते हैं, वही दिखाया इसमें। जैसे यहाँ देखिए दिखा दिया डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाया, हम दिखा दी, ठीक है। कार्बन के यौगिकों समावेता प्रदर्शित करते हैं। ये जो है अपने आप में एक समान समावेता, यदि ये डबल बॉन्ड है तो ये दोनों समान है, इस तरह करके समावेता जो है प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें आ गया कि समावेता किसे कहते हैं, वहाँ समावेता पढ़े। अब इसमें देखिए, ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो समव्य कहलाता है तथा यह घटना समावेता कहलाती है। तो इसको अब हम लोग समझते हैं। देखिए ये दिया है नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, तीनों हम लोग समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। ये बताने का चीज़ है तो हम इसको बताएं, ठीक है। यहाँ कुछ भी दे सकता है, नॉर्मल हेक्सेन भी दे दे, आइसो ब्यूटेन भी दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ आप लोग हमको दिखाते हैं हम, और आप समझिए इसको बढ़िया से। यदि हम नॉर्मल पेंटेन की बात करें, सबसे पहली ये जो है बात, ये एल्केन का ही होता है। कैसे एल्केन का होता है? हम ब्यूटेन, प्रोपेन, ये एल्केन में आता है। प्रोपेन तक जो है हम ठीक लिखते हैं, लेकिन जब ब्यूटेन जाते हैं, ब्यूटेन तो इसमें नॉर्मल लगा दिया जाता है सिर्फ, बाकी एल्केन का ही फैमिली है। वहाँ नहीं बताए थे, यहाँ बता रहे हैं। कारण है कि वहाँ बताते तो नहीं समझ में आता, अब यहाँ आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मल, मतलब जो एल्केन होता है। यदि हम एल्केन में क्या होता है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह हम लोग लिखते हैं, तो उसमें नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा इसका यूपेक नेम, और उसमें चल जाता है कॉमन नेम में उसका ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक। तो इसमें सिर्फ नॉर्मल करना है, लेकिन सेम वही देना है कि इसमें कितना है, पेंटेन दिया 5 कार्बन लगाना है, 5 कार्बन लगा लेते हैं। ये 5 कार्बन लगा दिए, दिख रहा है। 5 कार्बन जब हम लगा दिए, इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन लगा देना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब बीच में रहे कार्बन में सिर्फ 2 ही लगता है, साइड में 3 लगता है, ठीक। अब हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये आपका हो गया नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेंटेन हो गया। तो सिंगल बॉन्ड है, एल्केन का हो गया, यानी ये आपका पेंटेन हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ नॉर्मल पेंटेन कर देना है। ये आपका इस तरह बन गया। लेकिन आपको यदि इसमें बात आए कि आइसोपेंटेन किसको कहते हैं, ये ए नंबर हो गया। बी नंबर में आइसोपेंटेन किसमें कहते हैं, इसमें कोई भी कार्बन के पास एक ऊपर में और कार्बन सिर्फ लगा देना, उसको हम लोग कहते हैं आइसोपेंटेन, ठीक है। आइसोपेंटेन क्या होता है, देखिए आइसोपेंटेन इसमें हो गया, जैसे यहाँ लगा दिए कितना कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 तक लगा दिए, एक इसके ऊपर हम कार्बन लगा दिए, दिख रहा है। इसमें देखिए एक कार्बन हम ऊपर कर दिए, तो ये क्या हो गया, आइसोपेंटेन। दूसरा तरफ से इसमें कहीं भी हो, यदि यहाँ 2 3 4 5 6 कुछ भी तरह के इतना लंबा यदि चेन दिया रहे, इसमें इधर से आप दूसरा नंबर पर लगाइए, या तो फिर इधर से दूसरा नंबर पर लगाइए, ऊपर नीचे कहीं भी लगाइए, उससे कोई मतलब नहीं बनता। इधर ऊपर नीचे कहीं भी लगाइए, लेकिन इधर नहीं लगाना, इधर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये होता है आइसोपेंटेन। तो इसमें हम लोग अब इसमें कार्बन लगा देते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हो गया। अब एच लगा देना है। इसमें 1 2 3 हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें 1 है तो इसमें 3 होगा, पता चल रहा है कैसे बन रहा है सब। इसमें 1 है, ये 2 हो जाएगा, ऊपर में 3 हो जाएगा, एक 4 है, 1 2 3 4 एच लगा देना है। गिनती करके सब ने लगाना है, ठीक है। जिसको पता चल जा रहा है वो तो अपने लगा सकता है, जैसे बीच में 2 होगा हमको पता है, लेकिन फिर भी हम गिनती करके लगा रहे हैं ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए, ठीक। ये हो गया आप लोगों का आइसो। इसमें क्या सर, हम इसमें मतलब पेंटेन ही कर सकते हैं? नहीं, इसमें हम आइसो ब्यूटेन भी बना सकते हैं, आइसो हेक्सेन भी बना सकते हैं। अभी इसमें बताए ना, आइसो मान लीजिए इसमें ब्यूटेन करना है, BUTAN, ब्यूटेन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो 4 कार्बन बनाएंगे। ब्यूटेन दिया तो 1 2 3
3 कार्बन बना के एक ऊपर में दे दिए कार्बन, ये ब्यूटेन हो गया हम लोगों का। समझ में आ रहा? ठीक है, 4 लगा दिए, सब जगह क्या करना है एच लगा देना। ठीक है, इस तरह करके आप लोग लगा लीजिएगा सब में, लेकिन जितना कार्बन है उसके पास वैलेंसी 4 होनी चाहिए। ये हो गया आप लोगों का एक नॉर्मल बता दिए और आइसो बता दिए। अब देखिए इसमें पेंटेन में इसका नियो किसको बोला जाता है। नियो में 2 फेड़ होता है, आइसो में 1 फेड़ होता है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का 1 2 3 4 नियो पेंटेन दिया है। ठीक है, ये नियो पेंटेन दिया है। तो नियो पेंटेन में क्या होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन पर 1 नीचे 1 ऊपर, 1 2 3 4 हो गया, 1 5, ये नियो पेंटेन ही दिया था तो हम लोग 5 कर दिए। ऊपर नीचे लगेगा इसमें, और जितना लंबा चेन हो जाए दूसरा से लास्ट से सेकंड में, फर्स्ट से सेकंड में, इस तरह करके जितना लंबा चेन लीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें अब तो आप कार्बन लगा ही सकते हैं। हाइड्रोजन ये 1 2 3 और एक ऊपर 4, ये 1 2 3 4, इसमें कुछ नहीं लगेगा, एच तो नहीं लगेगा, पूरा घिरा हुआ है चारों से, 4 भर गया इसका। ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 और एक 4, और सब जगह क्या करना है आप लोगों को एच लगा देना है। इस तरह करके ये नियो होता है। आइसो में 1 फेड़, नियो में 2 फेड़, इस तरह आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें 4 नहीं हो सकता है, 4 यदि करिएगा यहाँ एक कार्बन नहीं आएगा तो ऊपर नीचे नहीं हो सकता, इसमें पेंटेन ही बनेगा। इसमें हेक्सेन आप बना सकते हैं, एक कार्बन और बढ़ा दीजिए हेक्सेन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल हेक्सेन जो भी बोले, या फिर नियो पेंटेन। तो ये इस तरह होता है, यानी 5 नंबर भी आपका इसमें कंप्लीट हो गया। देखिए अब इसमें तो हमको लगता है हम बता ही दिए, इसमें इसको तो बताने की जरूरत है नहीं। 6 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर में पूछेगा ये। वेस एल्किन क्या है, इसका सामान्य रासायनिक सूत्र लिखें। 3 कार्बन परमाणु वाले एक एल्किन की संरचना भी बना के दिखाएं। एल्किन क्या है इसका आपको डेफिनेशन याद कर लेना है, इसको लिखना है। इसका सामान्य सूत्र जो होता है, फार्मूला क्या होगा, CnH2n होता है। 3 कार्बन वाले को दिखाना है, यानी C3 को दिखाना है, यानी n = कितना लेना है, 3 लेना है। कार्बन में CnH2n रखना है और n की जगह सिर्फ 3 लिख देना, 3, और ये H6 हो जाएगा। इसका आप लोगों को इसमें स्ट्रक्चर बना के, अब संरचना सूत्र लिखा है, यानी स्ट्रक्चर बना के दिखा देना। ये तो हम पूरा कंप्लीट पहले करा ही दिए। और एल्किन में क्या होता है, सिंगल डबल बॉन्ड होता है, 2 कार्बन के बीच एक कहीं डबल बॉन्ड होता है, या तो फर्स्ट में या तो लास्ट में। हो गया, इसमें और कुछ नहीं बताना है हम लोगों को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब 7 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब इसको देखिए, अब इसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि देखिए ये सब बनाने का है। इथेनॉल को वायु में जलाया जाता है तो क्या होगा, इस तरह करके इसको हम अगला वीडियो में बनाने सीखेंगे। अभी बहुत है इसमें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और इसमें अभी वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और नहीं हो पाएगा ठीक से। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसको बना के दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू अभी के लिए।